कहानी की शुरुआत 1968 के एक कहानी को बताते हुए होती है, जहां हमें केंतो नाम के एक लड़के के बारे में बताया जाता है। केंतो के पैदा होते ही उसकी मॉम चल बसी और जब वो 17 साल का हुआ तो उसके डैड भी चल बसे। डैड के मरने के बाद केंतो ने एक बिल्ली को अपना सब कुछ मान लिया था, लेकिन जब केंतो के डैड की मौत की खबर उसके एक फ्रेंड तक पहुंची तो उसने केंतो और उसके बिल्ली को अडॉप्ट कर लिया। वो एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे। इस भले आदमी का नाम कोइची था, जिसकी एक बीवी और बेटी भी थी। केंटो ने कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और घर पर उसने कोइची के लैब में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सीखा। फिर एक दिन एक प्लेन क्रैश में कोइची और उसकी वाइफ की डेथ हो गई, जिसके बाद उसकी बेटी रिको को उसके अंकल कजूटो अपने साथ ले गए और केंटो अपने बिल्ली के साथ फिर से अकेला हो गया। अब हमें साल 1995 का सीन दिखाया जाता है, जहां साइंटिस्ट ने कोल्ड स्लीप नाम के एक ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था जिसके बारे में मैंने कहानी के आगे में बताया है। अब हम केंटो को देखते हैं। वो बहुत ही कम उम्र में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन गया था और 10 साल से वो एक रोबोट बनाने के ऊपर काम कर रहा था। आज जब केंटो काम कर रहा था तो टीवी पर उसके बारे में बातें चल रही थी। तभी उसे प्रोफेसर टोई का फोन आता है, जो उसे टीवी देखने को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही टीवी वालों को उसके बारे में बताया था और उसकी फोटो भी दी थी। तभी उसकी कैट पीटे दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है। केंटो जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ रिको होती है। रिको पेटे को अपने गोद में उठा लेती है। रिको अक्सर वहाँ पेटे और केंटो से मिलने के लिए आया करती थी और ये लैब उसी के डैड का था। और जो कंपनी केंटो के रिसर्च में इन्वेस्ट कर रही थी, उस कंपनी का मेजर स्टॉक होल्डर रिको के डैड यानी कि प्रोफेसर कोइचो ही थे। रिको देखती है कि केंटो प्लाज्मा बैटरी के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर कोइचो भी काम कर रहे थे और ये उनका सपना था। रिको बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी एक इंजीनियर बनना चाहती थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। रिको जाकर दरवाजा खोलती है तो वहाँ केंटो की गर्लफ्रेंड रिन आई थी। उसे देखते ही रिको वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं थी। रिन एक सीए थी और वो अपने साथ कुछ पेपर लाई थी जिस पर उसे साइन करना था। केंटो पेपर पढ़ने लगता है तो रिन उसे किस करने लगती है, जिसके बाद वो बिना पढ़े उस पर साइन कर देता है। नेक्स्ट डे वो उसे फंडिंग देने वाली कंपनी मैनिक्स के बॉस यानी कि रिको के चाचा उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। रिको के डैड के मरने के बाद उसके चाचा ने उसके डैड के कंपनी को हैंड ओवर कर लिया था। वहाँ रिन भी आती है। कजूटो केंटो के सामने एक पेपर रखता है जिस पर रिन ने उसके सेल लिए थे। दरअसल उसमें ये लिखा था कि वो अपने सारे शेयर रिन को दे रहा है। कजूटो केंटो से अपने कंपनी के सारे फैसिलिटी और इक्विपमेंट भी छीन लेता है और उसके आगे के रिसर्च के लिए पैसे देने से भी मना कर देता है। रिन ने कजूटो के साथ मिलकर उसे चीट किया था क्योंकि कजूटो ने उसे केंटो की गर्लफ्रेंड बनने के लिए पैसे दिए थे। केंटो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोइची आज जिंदा होते तो वो ऐसा कभी नहीं करते। लेकिन कजूटो कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने हमें एक भी रोबोट बनाकर नहीं दिया। तुम्हारे चक्कर में दूसरे कंपनी हमसे आगे निकल गए। तभी एकदम से केंटो को कुछ याद आता है तो वो वहाँ से भागता हुआ अपने लैब के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि एक वैन उसके लैब के पास से जा रही है। फिर जब वो लैब के अंदर जाता है तो वहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसके सारी रिसर्च और इक्विपमेंट कोई लेकर जा चुका था। वो उसके प्लाज्मा बैटरी के रिसर्च को भी ले गया था जिसके ऊपर वो सीक्रेटली काम कर रहा था। तभी रिको वहाँ उससे मिलने के लिए आती है तो वो देखती है कि लैब का सारा सामान बिखरा पड़ा है। वो देखती है कि किंतु ड्रिंक कर रहा है। वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता। फिर वो सफाई करने लगता है तो फोटो फ्रेम के गिलास से उसका हाथ कट जाता है, जिसके बाद रिको उसकी पट्टी करती है। वो फिर से उससे पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने वो सब खो दिया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। रिको उसे गले लगाकर कहती है कि मैं तो हूँ ना, क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल वो केंटो को पसंद करती थी। वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी। केंटो कहता है कि नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम अभी बहुत छोटी हो। जिस पर रिको उसे एक थप्पड़ मारती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से
जाने के बाद किंटो की नजर कोल्ड स्लीप में भेजने वाली एक इंश्योरेंस कंपनी पर पड़ती है, जिसके बाद वो कोल्ड स्लीप में जाने के लिए चला जाता है। वो अपने साथ पीटी को भी कोल्ड स्लीप में लेकर जाने वाला था और वो चाहता था कि वो आज ही कोल्ड स्लीप में चला जाए, लेकिन किंटो ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, इसीलिए डॉक्टर उसे कल आने को कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रिको को देखते हैं, जो अपने और किंटो के बचपन के दिनों को याद करके रो रही थी। फिर जब वो अपने घर जाती है तो वो रिन को वहाँ अपने चाचा से बातें करते हुए सुन लेती है। रिन को किंटो के प्लाज्मा बैटरी का पूरा रिसर्च मिल गया था, जिसे वो लोग उसे मार्केट में अपने नाम से पेटेंट कराकर बेच सकते थे, जबकि इस रिसर्च के ऊपर काम रिको के डैड ने शुरू किया था और कंप्लीट किंटो ने कर दिया था। ये सब सुनते ही रिको जाकर किंटो को कॉल करती है ताकि वो उसे इन सब चीजों के बारे में बता सके, लेकिन किंटो उसका फोन नहीं उठाता। तभी वहाँ पर कजूटो आ जाता है। उसे देखकर रिको वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कजूटो चेक करता है कि वो किसे फोन कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि वो किंटो को कॉल कर रही थी। जिसके बाद वो रिन से उसे रोकने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे किंटो का फोन आया था, वो खुद अपने मौत के पास आ रहा है, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ, तुम ये सब देख नहीं पाओगे। जिसके बाद कजूटो वहाँ से चला जाता है। फिर जब किंटो वहाँ आता है तो रिन उससे कहती है कि कजूटो रिन को लेने के लिए गया है। किंटो कहता है कि मैं मीडिया को बता दूंगा कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, जिसके बाद पूरी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिस पर रिन एकदम से उठती है और किंटो के गर्दन में नींद का इंजेक्शन घुसा देती है, जिससे कि वो वहीं गिरकर तड़पने लगता है। किंटो वहाँ अपना बैग भी लेकर आया था। रिन जैसे उसके बैग को खोलती है, पीटे बैग से निकलकर उस पर हमला कर देता है। रिन उसे मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। तभी रिन की नजर किंटो के कार पर पड़ती है, जिसमें कोई पीटो को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो उसे मार नहीं सकती थी, क्योंकि जो किंटो के साथ था उसने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। दूसरी तरफ एक कार रिको के पास आकर रुकती है, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। तभी रिन को उसके बैग से कोल्ड स्लीप का अप्रूवल लेटर मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे वहीं भेजने का डिसाइड करती है। वो उसे लेकर कोल्ड स्लीप वाले कंपनी में पहुंच जाती है। रिन ने उस कंपनी के बहुत सारे टैक्स बचाए थे, इसीलिए उसे ये सब उसके साथ जल्दी करवाने में प्रॉब्लम नहीं होती। वो उसके स्लीपिंग प्रोसेस को ऑन करके वहाँ से चली जाती है। अब 30 साल बीत जाते हैं। किंटो स्लीपिंग चैम्बर में सोया रहता है और जब वो 30 साल के बाद उठता है तो वो हॉस्पिटल पूरी तरह से बदल गया था। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम 2025 में हो, तुम 30 साल से सो रहे थे। फिर किंटो डॉक्टर से पूछता है कि पीटे कहाँ है। तभी डॉक्टर पीटे को आवाज देते हैं तो एक आदमी वहाँ आता है। अनफॉर्चुनेटली उसका नाम भी पीटे होता है। किंटो डॉक्टर से कहता है कि पीटे एक बिल्ली है। इसके बाद वो पीटे को ढूंढने के लिए जाने लगता है तो वो नीचे गिर जाता है। तभी दूसरा पीटे उसे बड़े ही आसानी से उठाकर बैठा देता है। दरअसल ये पीटे कोई इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनाइड नर्स होता है। डॉक्टर किंटो से कहते हैं कि तुम्हें 5 दिनों तक यहीं रहना होगा। फिर एक लॉयर आते हैं जो उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारे घर वर का तो कोई पता नहीं, लेकिन रिको नाम की एक लड़की अक्सर तुमसे मिलने के लिए आया करती थी, बट अब नहीं आती। किंटो उससे रिको का एड्रेस ले लेता है। फिर अगले दिन सुबह जब पीटे किंटो के लिए ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाता है तो किंटो हॉस्पिटल से बाहर भाग जाता है। वो अपने 30 साल बाद वाले शहर को देखकर बड़ा हैरान होता है, क्योंकि इतने दिनों में वो शहर पूरी तरह से बदल गया था। वो रोड के किनारे जाकर टैक्सी का वेट करने लगता है। तभी पीटे वहाँ आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसने ऐप से टैक्सी मंगा ली थी। वो किंटो को लेकर टैक्सी में बैठ जाता है, लेकिन किंटो देखता है कि उस टैक्सी में तो ड्राइवर है ही नहीं। पीटे बताता है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक कार है, इसमें ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पीटे उसे कार से बाहर जाने के लिए कहने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, और पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मुझे 5 दिनों तक तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कमांड दिया गया है। वो दोनों रिको के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उसके घर का दरवाजा खुला था और वहाँ का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसे रिको तो वहाँ नहीं मिलती, लेकिन रिन मिल जाती है, जो कि अब 55 साल की और बहुत ही मोटी हो गई थी। किंटो उससे पूछता है ये
तुम्हें क्या हुआ? तो वो बताता है कि तुम्हारे हाइबरनेशन में जाने के बाद कजिटो डायबिटीज के वजह से मर गया और फिर एक वकील ने टैक्स से चोरी का इल्जाम लगाकर हमारे कंपनी को बंद करवा दिया। केंटो पूछता है कि रिको के साथ क्या हुआ? रिन बताती है कि जिस दिन तुम कोल्ड स्लीप में गए थे ठीक उसी दिन तुम्हारे लैब पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उस ब्लास्ट में रिको मर गई, जिसके बाद केंटो रिको के कब्र पर जाकर खूब रोता है। फिर वो समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है और रिको का फेवरेट गाना सुनने लगता है। तभी पीटे भी वहाँ आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो दोनों बाथरूम में जाते हैं। किंटो पीटे से अपनी शर्ट उतारने को कहता है क्योंकि वो देखना चाहता था कि पीटे काम कैसे करता है, उसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ वो उसके अंदर प्लाज्मा बैटरी को देखता है जिसे उसने बनाया था। जिसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी में जाकर ये पता करते हैं कि पीटे जैसे रोबोट कौन से कंपनी में बन रहे हैं और वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है। जहाँ उन्हें अलादीन कंपनी के बारे में पता चलता है, इसीलिए वो दोनों अलादीन कंपनी के चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ बैठे ह्यूमनॉइड रोबोट रिसेप्शनिस्ट उसे चेयरमैन से मिलने की परमिशन नहीं दे रहे थे। किंटू उसे बताता है कि मैं यहाँ काम करता था और प्लाज्मा बैटरी मैंने ही बनाया है। जिसके बाद वो उसके आंखों को स्कैन करती है, लेकिन फिर भी उसे किंटो का उस कंपनी से कोई लिंक नहीं मिलता। पीटे फूल देकर एक रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो उसे अंदर जाने नहीं देती। तभी पहले वाले रिसेप्शनिस्ट को चेयरमैन के तरफ से एक कॉल आता है कि वो उन्हें उनके पास भेज दे। जिसके बाद वो उन दोनों को अलादीन कंपनी के चेयरमैन के पास ले जाते हैं। लेकिन चेयरमैन किंटो को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो भागते हुए उसके पास आता है और उसे अपना नाम टसोबी बताता है। किंटो उससे पूछता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, तुम मुझे कैसे जानते हो? जिस पर वो उसे बताता है कि मैंने आपसे ही इंस्पायर्ड होकर रोबोट बनाना सीखा था। इसके बाद वो उसे एक मैगजीन दिखाता है जिस पर किंटो के साइन थे। टसुबोई बताता है कि जब तुम टीवी पर आए थे तो मैंने अपने रेस्टोरेंट में तुम्हारा ऑटोग्राफ लिया था। वहाँ पर किंटो का बनाया हुआ पहला रोबोट भी रखा हुआ था। टसुबोई किंटो से पूछता है कि आपने अपनी इन्वेंशन और प्लाज्मा बैटरी अलादीन कंपनी को क्यों दे दिया? जिस पर किंटो सोच में पड़ जाता है कि उसने ऐसा कब किया। फिर वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ प्रोफेसर टोई से मिलने आए हो ना? वो बताता है कि प्रोफेसर अपने रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी से पैसे चुराने के जुर्म में जेल गए थे। सुना है उन्होंने टाइम मशीन बना लिया है। जिसके बाद केंटो और पेटी वहाँ से चले जाते हैं। केंटो सोच में पड़ जाता है कि उसने तो प्लाज्मा बैटरी पूरा बनाया ही नहीं था और न ही उसने पहले कभी अलादीन कंपनी के बारे में सुना था। उसके कंपनी का नाम तो मैनिक्स था। जिस पर वो समझ जाता है कि कोई तो है जिसने केंटो के कोल्ड स्लीप में जाने के बाद उसके रिसर्च को कंटिन्यू रखा। लेकिन वो कौन हो सकता है, इसके बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं था क्योंकि रिन भी उसी दिन मर गई थी। तभी उसे टसुबोई कॉल करके अपने ऑफिस में आने को कहता है, जहाँ पर वो उसे मैनिक्स कंपनी के पुराने स्टॉक होल्डर के लिस्ट देता है। जहाँ वो देखता है कि केंटो मैनिक्स कंपनी के सारे शेयर्स टारोसाटो नाम के एक आदमी को दे रहा था और उसी आदमी ने अलादीन इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि प्लाज्मा बैटरी का पहला इन्वेंटर केंटो ही था और पीटे जैसे रोबोट भी उसी ने बनाए थे। लेकिन ये सब उसने कब किया उसे कुछ भी याद नहीं था क्योंकि वो तो 30 साल से सो रहा था। तभी उससे प्रोफेसर टोई का ख्याल आता है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। प्रोफेसर उसे देखते ही खुशी से पागल हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो उसे अपने लैब में लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने एक टाइम मशीन बना लिया था। केंटो प्रोफेसर से कहता है कि अब मुझे 30 साल पीछे भेज दो। जिस पर वो उससे कहते हैं कि तुम्हें पीछे जाना ही होगा ताकि तुम मेरे रिसर्च को फंडिंग दे सको और अलादीन कंपनी को स्टैब्लिश कर सको। प्रोफेसर केंटो को ढेर सारा गोल्ड बार देते हैं ताकि वो उसे इन्वेस्ट करके एक कंपनी स्टैब्लिश कर सके जो उसके और प्रोफेसर के रिसर्च में फंडिंग दे सके। किंतु वो गोल्ड बार लेकर वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन प्रोफेसर जैसे ही टाइम मशीन ऑन करते हैं पीटे भी उसके साथ चला जाता है। अब हम 1995 में एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। इस ब्लास्ट से किंटो और पीटे पास्ट में पहुंच गए थे, लेकिन किंटो बेहोश हो चुका था। फिर जब उसकी नींद खुलती है तो वो एक लॉयर के घर में था। उसने अपने साथ जो सोना लाया था उस
लॉयर ने उसे एक्सचेंज कराकर पैसे उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया था। इस लॉयर का नाम टारो सातो था, जिसे फ्यूचर में किंटो ने अलादीन कंपनी का मालिक बनाया था। उसे ये सब करने को पीटे ने कहा था और सारी बातें उसे उसी ने बताए थे। टारो सातो की वाइफ उन दोनों से मिलकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो लोग फ्यूचर से आए थे। टारो सातो उसे अपने घर में एक जगह दे देता है जहां वो आराम से अपने प्लाज्मा बैटरी बनाने के ऊपर फिर से काम शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो प्लाज्मा बैटरी नहीं बनाता तो फ्यूचर में प्लाज्मा बैटरी होता ही नहीं। ये वही वक्त था जब न्यूज पर उसके बारे में खूब बातें चल रही थी और ये उसके कोल्ड स्लीप में जाने से 8 दिन पहले का वक्त था। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर टोई से मिलता है। वो उसे बताता है कि मैं 30 साल आगे से आया हुआ केंटो हूँ। मैं टाइम मशीन से यहाँ आया हूँ जिसे आपने बनाया है। लेकिन प्रोफेसर को उसके बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च को बंद कर दिया था। तभी केंटो उसे अपने सारे पैसे दे देता है जिसे उसके लॉयर टारो सातो ने गोल्ड बार के बदले दिलाया था। तभी वहाँ बैठा एक बच्चा टीवी पर देखता है कि केंटो टीवी पर आ रहा है। ये बच्चा भी एक रोबोट इंजीनियर बनना चाहता था, इसीलिए वो केंटो का ऑटोग्राफ लेता है। ये वही बच्चा था जो फ्यूचर में अलादीन कंपनी का चेयरमैन बना था। प्रोफेसर पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद केंटो फिर से टारो सातो के घर जाकर अपना काम कंटिन्यू कर देता है। फिर वो सातो से कहता है कि आप मैनिक्स कंपनी और उसके सीए रिन को एक्सपोज कर दो। ये लोग बहुत सारे टैक्सेस चुरा रहे हैं और मेरे रोबोट और प्लाज्मा बैटरी की पेटेंट को एक नए कंपनी से रजिस्टर कर दो और रोबोट का नाम पेटे होना चाहिए। सातो उस कंपनी का नाम अलादीन रख देता है। इन सब के साथ केंटो अपना रिसर्च जारी रखता है और 7 दिन बीत जाते हैं और आज आखिरी दिन था। आज वही दिन था जब कजूटो और रिन ने केंटो को अपनी कंपनी से निकाला था। प्रेजेंट टाइम का केंटो जब उनसे मिलकर अपने घर आता है तो जो वैन उसके लैब से उसका सामान लेकर निकलती है, पीटे उसके सामने आ जाता है। वैन ड्राइवर उसे ठोककर सारा सामान वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं फ्यूचर वाले केंटो ने अपना रिसर्च कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वो कजूटो के घर जाता है तो वो देखता है कि रिन ने प्रेजेंट के केंटो को नींद का इंजेक्शन दे दिया है और वो पीटे के पीछे पड़ी है। लेकिन फ्यूचर का किंटे पीटे को लेकर प्रेजेंट के केंटो के कार से निकल जाता है। वो वहाँ से अपने लैब में जाता है जहाँ वो रिको से मिलता है। वो उसे देखते ही गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर पीटे भी उसके सारे रिसर्च को लेकर पहुँच जाता है। इसके बाद वो अपने लैब में चला जाता है। वो कजूटो के घर से वो पेपर भी ले आया था जिस पर उसने साइन करके रिन को दिया था। केंटो पूरे लैब के गैस को खोलकर वहाँ आग लगा देता है जिससे कि उसका पूरा लैब तबाह हो जाता है। लेकिन रिको बच जाती है, जबकि फ्यूचर में रिन ने उसे बताया था कि रिको उसके लैब के ब्लास्ट में मर गई थी। इसके बाद वो रिको को सारी बातें बताता है और फिर उसे वहाँ से सातो के घर लेकर जाता है। टारो सातो का कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए वो रिन को उन्हें सौंप देता है। फिर वो रिको से कहता है कि अब मुझे जाना होगा। रिको से जाने से मना करती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना है और एक इंजीनियर बनना है। केंटो अपने साथ साथ अपनी कैट पेटे को भी ले जाता है। अब हमें वापस से वही सीन दिखाया जाता है जब केंटो डीप स्लीप से उठा था। अब सब कुछ बदल गया था। रोबोट पीटे उससे मिलने के लिए आता है कैट पीटे को लेकर। वहीं पास्ट में कुछ सालों के बाद रिको एक रोबोट इन्वेंटर बन गई थी। उसने केंटो के रिसर्च पर काम करके रोबोट और प्लाज्मा बैटरी बना लिया था। इधर केंटो को पता चलता है कि रिको केंटो के कोल्ड स्लीप में जाने के 10 साल के बाद 20 साल के लिए कोल्ड स्लीप में चली गई थी। केंटो भागता हुआ उसके पास जाता है जहां वो दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो विल गाइस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू गुड बाय।